हेलो सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? ठीक है। कैसा चल रहा है लाइफ में? रिटायर और बीच में ही आप तो इस्तीफा देते रहते हो क्या? रिटायर तो हूँ नहीं, हाँ, हाँ, रिटायर नौकरी से हूँ, लाइफ से तो हूँ नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ चल रहा है कि हिंदुस्तान में इतने खतरे में हम कभी नहीं थे। अच्छा। इसको याद रखना कि दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हुँ, क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र का स्ट्रक्चर, हुँ, हुँ। उस पर ये लोग चोट लगा रहे हैं, अच्छा, हर दिन। ओके। अगर ये सैकड़ों चोट, हज़ारों चोट से हम बच के आए, तो हुँ, हिंदुस्तान बचेंगे। हुँ, नहीं तो मान लो कि हुँ, जो हिंदुस्तान में आपने जन्म लिया, वो हुँ, हिंदुस्तान बराबर के लिए खत्म। ओके। तो सर इन चीज़ों को रोका कैसे जाएगा? सिंस आपका नाम तो जवार है और हाँ, हाँ। आपके फादर ने सभी बच्चों का नाम फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर रखा है और हाँ। जवार पे तो सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं आजकल। हाँ, इनको तो अटैक तभी करते हाँ, ना जब समझते कि जिसको अटैक करे वो सुपीरियर है। हुँ, आपके पीछे जब लगते हुँ, तो आप आगे है ना। हुँ, अगर आप आगे है हुँ, तभी ना आपके पीछे लगते। हुँ, सोच के देखिए तो हुँ, जवाहर के बारे इनको जो बीमारी है, हुँ, इनको जो मानसिक बीमारी कहते हैं, हुँ, ये है कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से आज हिंदुस्तान में जो हम कहते हैं कि सेकुलर हुँ, डेमोक्रेसी, हुँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुँ, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। हुँ, 1952 में उनके पास इतनी सारी ताकत, इतने हुँ, पॉपुलर सपोर्ट थे कि हुँ, ये मोदी तो बच्चे हैं हुँ, उनके तुलना में। हुँ, इतने सारे सपोर्ट, 100% सपोर्ट, उनके खिलाफ हाँ, कोई हिंद थे नहीं। हुँ, अगर चाहते थे कि पर्सनालिटी कल्ट करे या हुँ, इसको एक एक तंत्र में लाए या हुँ, एक नेता रूल हुँ, करे, हुँ, तो आसानी से कर सकते थे। लेकिन हुँ, क्या नहीं, हर दिन जाके पार्लियामेंट पे बैठते थे, 2 से 3 घंटा गाली सुनते। हुँ, और ये तो पार्लियामेंट पे जब थोड़ी ही आवाज उठते भाग जाते। अच्छा, ये दिमाग की बात है, हुँ, ये क्या कहूँ, एजुकेशन की बात है, हुँ, कल्चर की बात है। हुँ, जवाहरलाल नेहरू आप देख लीजिए रिकॉर्ड, हर हुँ, दिन पार्लियामेंट जब खुला रहता है, जब हुँ, पार्लियामेंट सेशन में रहते हैं, हर हुँ, दिन जाके 2-3 घंटे बैठे रहते हैं। हुँ, और उनको देख के ही जो हुँ, अपोजिशन थोड़ा बहुत थे, हुँ, वो बहुत सारे इश्यूज रेज करते, गाली भी हुँ, देते, सुन ओके। लेते, नोट करके जवाब भी देते। ओके, लोकसभा स्पीकर तो कहते हैं हाँ, कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था उनके साथ में, हाँ, महिला सांसद कुछ अप्रत्याशित कर सकती थी, इसीलिए वो हाँ। लोकसभा में नहीं आए। तो आपको नहीं, लगता है कि ये ऐसा कुछ अप्रत्याशित करते रहते हो? ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, लोकसभा में या हुँ, राज्यसभा में जो सांसद लोग जाते, हुँ, वो लोग कभी थोड़ा बहुत हुँ, एजिटेटेड हो जाते, हुँ, कागज फाड़ते, वेल हुँ, में जाके हुँ, चिल्लाते। लेकिन किसी हुँ, को मारा, किसी को हुँ, पीटा या किसी पर हाथ लगाया, हुँ, ऐसा कोई इतिहास हुँ। है नहीं हमारे। तो सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम्म। डेमोक्रेसी क्या फंक्शन कर रही है पार्लियामेंट में? डेमोक्रेसी फंक्शन करने नहीं दे रहे। तो मैं आप आपको उनको हुँ, उनको स्टाइल बता देता हूँ। पहले ये है कि गुजरात में 100 दिन में, मैंने 1 साल में हुँ, उन्होंने 10 या 12 दिन तक हाउस खुला रखते, हुँ, बिल या कुछ अप्रूवल लेने के लिए। हुँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके हुँ, 7 8 दिन में हुँ, उनका जो संसद है, हुँ, संसद नहीं असेंबली है, हुँ, हुँ, विधानसभा है, काम खत्म कर देते। हुँ, सोचा था यही करेंगे। आके हुँ, तो पहले नाटक किया, हुँ, तो सीढ़ी पर जाके चूमा दिया, वहां पर हुँ, सैनिटाइज किया हुआ था जगह। हुँ। अच्छा, लेकिन तो कैमरा के वजह से चुमा माथा दिया, टेका था प्राइम मिनिस्टर ने। माथा टेका था, चुमा दिया था, जो भी हो। हुँ, उसके बाद से आप नोटिस करेंगे, हुँ, उनके 11 साल में हुँ, ये दिन पार्लियामेंट्री सेशंस, हुँ, डिबेटिंग का जो टाइम है, हुँ, कम 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 हुँ, होता रहता। और इनका स्टाइल यह है कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हुँ, एक मुद्दा उठाएंगे हुँ, प्रेस में, हुँ, वो ये कंट्रोवर्सी उठाएंगे जिसकी वजह से विरोधी ऑपोजिशन हुँ, अपने आप गुस्सा हुँ, हो जाएगा। हुँ, वो चाहते कि गुस्सा हो जाए, उनको ऐसा हुँ, इंसल्ट करे, तो हुँ, पहले दिन से शुरू हो जाता कि हुँ, नारेबाजी जैसे शुरू हो जाते। हुँ, तो ये बोलते कोई डिबेट नॉट अलाउड। हुँ, इनके पास जो है, जो एक हुँ, स्पीकर, हुँ, एक चेयरमैन, हुँ, हमारे टाइम में जो चेयरमैन थे उसके बारे हुँ, जितना कम कहूँ वही हुँ, सही रहे। फिर भी इतना हुँ, क्या हाँ, कहूँ, हाँ, सरकारी पक्ष हुँ, लेने के बावजूद भी हुँ, उनको हटाया गया था, जो भी हो। तो हुँ, इनका ये है कि चेयरमैन ऑफ द हाउस जो हुँ, स्पीकर है, हुँ, उससे उससे कहलवाए कि नहीं, नो डिस्कशन अलाउड। हुँ, जैसे ही ऐसी बात कहेंगे आप, हुँ, तो वॉकआउट हो जाए। जैसे हुँ, वॉकआउट हो जाए, बिल पास कर दे। दैट्स तो टेलीकॉम बिल हुँ, 10-12 मिनट में पास करा दिया। हुँ,
मैंने जो बिल आप कहना चाहते हैं, मैं उसी बिल पर जहां तक मैं जानता हूं मैं बता सकता हूं कि कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट में पास करा देते हैं, और थोड़ा बढ़ाने चाहते आधा घंटा, तो 25 मिनट उनके जो कहते हैं कि मोदी नामा चलेगी। हमारे मोदी जी के वजह से चांद बने, सूरज बने, ऐसा नामा। इनको तो शर्म भी नहीं है ना। जब मोदी नामा शुरू करते हैं कोई शर्म की बात भी होती है, कोई शर्म वरम नहीं है। मोदी नामा चलाएंगे 25 मिनट, 5 मिनट हम लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे नहीं बैठा स्कूल चिल्ड्रन जैसे, बैठा बिल पास। ओके, तो ये चीज ऑपोजिशन को समझ क्यों नहीं आ रही क्या समझ में आए कि अगर सरकार इस तरीके से हाउस सरकार को तो रोकेगी माइनॉरिटी तो सरकार है। हाँ, अभी भी जो सरकार है ये तो माइनॉरिटी सरकार है। वो कहे कि दोनों दल, एक बिहार में एक आंध्रा में बहुत सारे पैसे देके, रकम देके, बहुत सारे वादा करके उनको साथ लाए। अब पैसा देके जिसको साथ लाते उसको आप क्या कहते हैं हिंदी में मुझे तो पता नहीं, बाकी भाषा में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कह दीजिए उसको। नहीं उसको तो ब्राइबरी कहते हैं इंग्लिश में, करके लाए हैं, रिश्वतखोरी। जैसा भी हो। तो दोनों को लाए साथ में, लाके ये जिंदा है और इतने डरपोक है कि हाउस में कोई चिल्लाए गए उसको वजह से हाउस में गए नहीं। एक पूरा सेशन राज्यसभा 2 साल पहले 12-14 दिन का सेशन बर्बाद की, क्योंकि हमने मांग किया था सारी हाउस कि आप आके मणिपुर पर एक स्टेटमेंट दीजिए, जहां हजारों लोग घर से भगाया गया, औरतों को नंगा घुमाया गया, जहां रेप हो रहा, जहां लूट हो रहा, आप उसके बारे एक स्टेटमेंट दीजिए। 12-14 दिन उन्होंने स्टेटमेंट तक नहीं दिया, डर के मारे। क्या स्टेटमेंट गए तो 2.5 साल बाद, उस 2.5 साल में तो 37 या 38 कंट्री घूम के आ गए। तो सर इसमें इंटरेस्टिंगली एक बात ये है कि अगर ये सब चीजें हैं तो देश की जनता उनको बार बार चुन के क्यों लेके आ रही है? इलेक्शन मशीनरी आजकल जो मॉडर्न जमाना 21st सेंचुरी में जो इलेक्शन मशीनरी है वो एक, मैं क्या कहूँ, एक इंडस्ट्रियल मशीनरी है। सारे के सारे एक इंडस्ट्री बन गए। एक तरफ से स्लोगन बनाएंगे, एड कंपनी, जितने सारे इनके स्कीम है ना, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी से नहीं आया। वो स्मार्ट, वो खेलते ना शब्द लेके, बच्चे लोग जो खेलते ना स्क्रैबल बोलते, ये एड एजेंसी बैठ के 1000 करोड़ों के लिए स्क्रैबल बनाते शब्द की, हर पास स्मार्ट डाट ऐसा करके शब्द बनाते, और सबके आगे पीएम का नाम। एक ही स्कीम था, पीएम का नाम नहीं था, महात्मा गांधी जी का नाम था, उस स्कीम को बर्बाद कर दिया। तो आके एक तो साइकोलॉजिकल है कि हमारे पीएम है तो उसके वजह से आवास मिल रहे। इससे पहले तो उसका नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना। लेकिन किसी को तो नहीं कहा गया कि इंदिरा जी भूत बन के आके आपको आवाज दे रहे हैं। किसी ने नहीं बताया ना, इंदिरा जी आए, इंदिरा जी की वजह से, इंदिरा सिर्फ सम्मान के लिए दिया। अभी गए पीएम आवास योजना की पीएम खुद दे रहे हैं। अरे भैया, हर ट्रेन जो हमारे जमाने में वो स्टेशन मास्टर फ्लैग करते थे 2 ताली में, जो हर ट्रेन वो फ्लैग करते, ताकि हर ट्रेन पर लगाए छाप लगाए कि मेरे वजह से ट्रेन चलती है। बट जब ट्रेन में एक्सीडेंट होता वो तब सैन फ्रांसिस्को या कहीं ना कहीं बैठे रहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है वो तो अगर ऐसे ही होता रहा तो वो भी खतरे में आ जाएंगे एक दिन। खतरे में आ गए, खतरे में आ गए और उसका रिस्पॉन्स भी चल रहा है। लेकिन ऑपोजिशन में ऐसा है, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा देश, इस देश में ऑपोजिशन के जो कैरेक्टर है वो अंचल या प्रांत केंद्रिक, एक प्रदेश केंद्रिक, तो उनके नजरिया भी प्रदेश केंद्रिक, देश केंद्रिक, एक दो पार्टी के सिवा बाकी कोई सारे देश के बारे सोचने की जिम्मेदारी है नहीं। डीएम को किसने कहा कि जिंदगी भर दुनिया भर हिंदुस्तान के बारे सोचो, या टीडीपी को किसने कहा? तो हर पार्टी अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं। कुल मिला के एक साथ चलना थोड़ा मुश्किल है। ये है, इसी को फायदा लेके इन्होंने इस पे विभाजन करते, कुछ ही दिन बाद इसको रेड करके उसको रेड करके अलग बिछड़ देते रेड राज से। तो इन्होंने एक तो हजार लाखों करोड़ों के इंडस्ट्री बैठा है, जिस इंडस्ट्री के नाम है विन इलेक्शन इंडस्ट्री।
विन इलेक्शन इंडस्ट्री, आप चाहे तो जाके देखे, कंपनी जो वहाँ रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं, उसमें हर पन्ने पर आरएसएस के कर्मचारी बैठे हैं, आरएसएस के शाखा वाले बैठे, कि भर 20 नाम के पीछे नजर रखो। और किसके पास इतनी ताकत है बताइए, तो हर 20 नाम पर नजर रखे कि आरएसएस को तो भी पैसा की जरूरत होती ना ये लोग लगाने में, वो कहीं ना कहीं से आता। इनके पास इतने रकम है कि कोई खड़े ही ना कोई नहीं। 7 एयरपोर्ट के बारे में मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। 7 एयरपोर्ट पे मेरा हिसाब से 70,000 करोड़ का लॉस हुआ। ओह माय गॉड, 70,000 करोड़ लॉस किया। तो उन्होंने अगर कम है तो खुद आके बताया ना कि 70 नहीं भाई 30,000 करोड़ का लॉस है। अगर 70,000 करोड़ का लॉस हुआ, आप और हम बाजार में जिस भाषा में बात करते हैं 10%, आप हिसाब कर लो। आप हिसाब कर लो। ओके, पर सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने 2 बार बड़े क्रूशियल टाइम पे इस्तीफा दिया। एक तो अक्टूबर 4, 2016 में प्रसार भारती से, और दूसरा सितंबर 2024 में। तो सर आपको नहीं लगता आप अपनी बात उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रह के ज्यादा मुनासिब तरीके से कर सकते थे रादर बाहर आके, या वो एक तरीके से सिंबॉलिक था कि आप उन ताकतों के खिलाफ खड़े हो रहे थे जिनकी आपसे सहमति नहीं थी? देखिए, पोस्ट से इस्तीफा देने में नुकसान तो मेरा ही होता ना। पैसा कहिए, फायदा कहिए, लाल बत्ती गाड़ी कहिए, एसी कहिए, सामान कहिए, फ्री टिकट कहिए, एयरलाइंस टिकट कहिए, सब कुछ मिलता है। तो बहुत ही बेवकूफ आदमी है ना जो ये सब छोड़ के आ जाते हैं। देखिए, जिंदगी में सबसे महंगा चीज है हमारे विवेक, दिल जो कहते हैं। एक पॉइंट आ जाता जहां मैं देखता कि इनके साथ रहने से मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इनके बहुत सारी बात माननी पड़ेगी। जैसा ट्रम्प के साथ इनके बन गए ना, ट्रम्प डील कह रहे हैं। अरे भैया, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हम सबको कुछ ना कुछ 19-20 करना पड़ता है, क्योंकि अपना विल तो सब जगह अपना ये तो चला नहीं पाएंगे। फिर कॉम्प्रोमाइज की एक लिमिट होती। जब मैं देखा प्रसार भारती में, प्रसार भारती नागपुर का एक आउटफिट बन गया। प्रसार भारती में नागपुर से चुन के आदमी भेज रहे और चेयरमैन उसको अपॉइंटमेंट दे रहे, और ये नागपुर वाले जो घूम रहे टीका लगा के, ये हमें काम ही नहीं करने देंगे। अच्छा, तो वहां बैठ के बदनाम क्यों लूं? जैसा मान लीजिए कि आरएसएस के जो विजयादशमी स्पीच है, हाँ, वो बिना पूछे उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया, हमसे बात ही नहीं किया। डीजी न्यूज से बात किया, डीजी दूरदर्शन से बात किया, अपने आदमी को बैठा के करा लिया। अगर मैं कहूँ कि तब सीपीआईएम को विजयवाड़ा कॉन्फ्रेंस को हम क्यों नहीं प्रचार करेंगे, कांग्रेस का कोई सभा क्यों नहीं प्रचार करेंगे, ये सुनने वाले है नहीं। तो ये पीछे से काम करते, मुझे घेर दिया चारों तरफ ऐसा करके, तो इस पर सम्मान की बात थी। मैंने सोचा कि ये जो हम कहते हैं लाल बत्ती, फ्री एयर टिकट, ये सब छोड़ दो, इनके अपने पास रहने दो, इनको अपनी जिम्मेदारी लेने दो। आज लोग सब लोग को पता चल गया कि प्रसार भारती कभी ना मर गए, बन गया प्रचार भारती। ओके, तो ये चीज सर आप जैसे कह रहे हो कि मीडिया जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म हो चुका है गवर्नमेंट का, एक्सटेंडेड, तो ये तो प्राइवेट के ऊपर भी लागू होता है? प्राइवेट को आपको नाम भी बता सकता हूँ। पहले तो वो हिरेन जोशी करते थे फोन, आजकल ये प्रतीक बोल के कोई है, वो फोन मिलाते सबको। आपको फोन आता था उनका? मेरे पास कभी कोई किसी को मुझे पता नहीं, मुझे पसंद नहीं करते या डरते या पता नहीं, मुझे कभी नहीं बताते। मुझे डीजी न्यूज, हमारे एक आध डीजी न्यूज थे जिनके क्या कहूँ सम्मान के बारे थोड़े अंदाजा थोड़ा कम था, वो आके बोलते सर इसको हमें रन करनी है। क्यों? नहीं, ये बड़ा रेलेवेंट है। अरे कार्य फोन आया ऐसा करके कब चलाएंगे? तो प्रसार भारती की बात छोड़िए। अब जब मुझे एमपी बनाया गया था, मैंने तो मांगा नहीं। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं मांगा। आपने ममता दीदी को नहीं कहा? ममता दीदी से बात ही नहीं किया। अचानक मुझे फोन करके बताया कि आप तो मोदी के खिलाफ है, आप तेज बात करते, ऐसे आगे बढ़िए। तो कल हमारे नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। सब अखबार में उस दिन छपा था कि यशवंत सिन्हा जी को मिलेंगे। ओके, यशवंत सिन्हा जी, हम तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, यशवंत सिन्हा जी को मिले। किसी कारण से उन्होंने मुझे चुना था। मैं 1-1.5 साल तो बैटिंग के हिसाब से मुझे लगता है ठीक ही है, वो तो अभी वेबसाइट पे है।
लेकिन उसको बाद मुझे लगा कि पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है। तो आपने अपनी सरकार को घेर के और वहीं पे इस्तीफा दिया 24 में वहीं पे। आरजी कर पे। ममता दीदी नाराज नहीं है आपसे? बहुत नाराज है, क्या बोला? बहुत नाराज है, बहुत। हाँ, पहले समझाया, फिर बताया कि देखो पॉलिटिक्स में होता, राष्ट्र पे ऐसे होते ऐसे। तो मैंने कहा कि अगर बुरा ना माने, मैंने भी 40 साल तो प्रशासन में ही काम किया ना, क्या होता मैं भी थोड़ा बहुत जानता। ये बिल्कुल गैर कानूनी है जो काम है, ये जनता के खिलाफ है। आप जानते कितने लोग बाहर आए थे 14 अगस्त 2024 रात को? पूरा 50 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़ है कलकत्ता की आबादी, ग्रेटर कलकत्ता। उसमें 50 लाख लोग बाहर आए थे रात को। ऐसा बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। मैंने वियतनाम डेमोन्स्ट्रेशन देखा, सब कुछ देखा, लेकिन आम जनता, हाँ, नाना जी आ गए, समझ गए, पोते को लेके बीच में बहू, सब एक साथ नारा बजा। तब उस दिन मैंने सोचा कि ये क्या कर रहा हूं मैं, इन लोगों को दलाली करके। उसी दिन मैंने सोच लिया छोड़। तो आज ये मान लीजिए कि 20,000 22,000 खर्च करके मैंने आया इधर, तो फ्री हो जाता। वो आया इकोनॉमी क्लास में, अगर मैं रह जाता तो वो आपको क्या कहते हैं, बिजनेस क्लास बन जाते। 60,000 तो पैसे वैसे नहीं कमाए आपने आईएएस में? आईएएस में जो आपको कमाया, तो इतने मौके मिले, साल्ट लेक पे प्लॉट मिलता आपको। मुझे साल्ट लेक में कोई किसी ने प्लॉट नहीं दिया है, वही भी मुश्किल है। मेरे आगे जितने थे सबको प्लॉट मिले, मेरे बाद में जो थे उसको भी प्लॉट मिले। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, जिसको बम फ्रंट बोलते हैं वहां का, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट मुझे प्लॉट नहीं दिया। अच्छा, आपने लिया नहीं? आपको दिया नहीं? दिया नहीं। अच्छा, दिया ही नहीं। मुझसे पता नहीं, मेरी बीवी कहती कि शक्ल में कुछ है जिससे। तो हाईएस्ट ऑफर कितना आया आपको सर इस वक्त का? वही मैं कहा कि वही किसी ने दिया नहीं। अपने आप के जेब के पैसा से एक प्राइवेट मकान में एक फ्लैट खरीद लिया। ओके, और 9 साल पुरानी गाड़ी? और 9 साल पुरानी, अभी बदला। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मेरा वो था क्या, ब्रेजा, ये था क्या कहते हैं, अरे कौन सा कंपनी? एम्बेसडर जो बोलते हैं आजकल, ये स्विफ्ट डिजायर। अच्छा, स्विफ्ट डिजायर। हाँ, स्विफ्ट डिजायर। तो ठीक है, चलने की बात है ना, चलती का नाम गड्डी। तो चल रही, बस ठीक है। तो अब तो 1.5-2 लाख रुपए तो पेंशन भी आती है अभी आपकी? मेरे, हाँ, 1.5 लाख के आसपास पेंशन आती है, उस पे 30,000 काटा भी जाता है टैक्स की वजह से, 1,20,000 पर चला था। तो अब तो आपको एमपी की भी पेंशन मिलती है, आईएएस की भी, दोनों की? 5,000 नहीं, वो क्या है, वो नहीं, वो बता रहा हूँ 25,000। 25 मिलती है? वो तो बहुत ही कम है। 25,000। तो सर रिसेंटली फिर 25 में वो भी 7,000 काट लेते टैक्स की वजह से, 18,000। तो वो 18 आपके इस ट्रिप में लग गए आज? हाँ, आज 18,000 एकदम सही कहा मैंने। उसी का हिसाब करता हूँ कि अपने जेब के पेंशन का पैसा से आए नहीं, वो 18,000 जो सरकार, जो पार्लियामेंट में मुझे दिया, उसी की वजह से आ गया। ओके। क्या बात है सर। हाँ। तो मनमोहन सिंह जी ने आपके बारे में बड़े खूबसूरत शब्द कहे थे जब आप सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कल्चर के वहाँ पे, कि वो बड़े डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर्स हैं और बड़े नॉलेजेबल हैं। तो आपने सर क्या क्या रिफॉर्म किए तब जब आप सेक्रेटरी थे कल्चर में? कल्चर में ऐसा है कि कल्चर ऐसे एक क्षेत्र है, ऐसे एक मंत्रालय है जहाँ काम के लोग जाने नहीं चाहते थे। उसके बहुत कारण है। बाकी सब मिनिस्ट्री में क्या है, जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो सब मंत्रालय के जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, सरकारी नौकरशाही को माई बाप कहते हैं कि उसी के पेन के हिसाब से सब कुछ बनेगा। कल्चर और एजुकेशन बहुत ही एडवांस्ड है दिमाग के हिसाब से। वहाँ आप चाहे अध्यापक या टीचर या एकेडमिक या कल्चरल पर्सनालिटी जो है, वो डिपार्टमेंट को उतने भाव नहीं देते। तो ब्यूरोक्रेट जो 35 साल काम कर भाव लेते खाते वहां तक पहुंचे, उनको थोड़ा ऐसा लगता था। तो मुझे तो बहुत मजा आया। मैं तो 3.5 साल रह गया, क्योंकि काम कर, हाँ, 4 साल के आसपास रह गया। बताए। अच्छा 8 साल मैं वहां से हिले नहीं, क्योंकि लोग कहते कि ये क्या डिपार्टमेंट है, ना कोई बनिया आते, ना कोई सलाम देते, ना कोई कहते कि पार्टी में आओ, ना कोई कहते कि हमारे साथ ये करो। यहाँ सिर्फ गाली ही गाली देते।
ये तो है। ये गाली ही गाली देते कि आप लोग काम नहीं करते, आपको वहां से ग्रांट नहीं मिले हुए हैं, ये नहीं। चलो। तो तब आप तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे शायद। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका? प्राइम मिनिस्टर जी कल्चर के बारे इंटरेस्ट लेते थे, वैसा उनको देखने से शक्ल से पता नहीं चलता कि उनकी कितने गंभीर आदमी, कितने डेप्थ पर जाते थे। हाँ। मैंने देखा कि एक एक नोट मैंने जो भेजा सारे के सारे पढ़ के उस पर सवाल भी उठाए। कहीं मेरे एक आध शब्द कहीं बाहर निकल गया या कुछ, तो उस पर भी सवाल उठाए। तो उनका लॉजिकल माइंड तो बहुत बढ़िया, और उन्होंने बहुत बहुत मदद किया। जैसा म्यूजियम में, हमारे म्यूजियम का हाल ऐसे खराब थे कि कहीं कहीं जगह लाइट भी नहीं चलती थी, बत्ती भी नहीं, पोस्ट नहीं, जो क्यूरेटर पोस्ट बोलते अभी नहीं, अब भी नहीं है। अब भी नहीं। तो म्यूजियम ऐसा है कि उसमें से तो कुछ पैसा बनाने का मौका किसी का है नहीं खास, उस पर नजर क्यों लगाए। एक ब्रिज बनाओ, जैसा लोगों का ब्रिज कहीं ना है ना, रात को बनाया, दिन में बनाया, रात को ले गए काट के, या एक राज्य में 9 ब्रिज बनाए, 9 ब्रिज गिर गए, या एयरपोर्ट गिर जाए, पैसा तो वहीं से आता है ना। कल्चर में क्या पैसा। ओके सर, आपने हिंदू आइडेंटिटी का जो कंस्ट्रक्ट है बंगाल में, उसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा भी है और काम भी किया है। तो वो किस तरीके से इवॉल्व हुई? आपने जैसे कहा है कि भाई जो लोकल कल्ट्स थे उनको एक साथ जोड़ के और नीचे तबके से हिंदू आइडेंटिटी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती है वहाँ के कल्चर में। ये रिसर्च की वजह से मैं आपको कहूँ, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, हम जो हिंदू धर्म आज देखते हैं, इसको हम कहेंगे लोगों को हिंदू धर्म, जो आचार, जो विचार हम मानते, जो परब जो मानते, वो सब है पॉपुलर। यहाँ कभी हम नहीं कहते, बात नहीं, कहीं कोई ऐसे कोई फेस्टिवल है नहीं जहाँ हम सनातन की बात करते हैं। अच्छा। ये सनातनी धर्म, वैदिक धर्म, एक एलिट नहीं कहना चाहता हूँ, एक बहुत छोटे से गोष्ठी की अपना पूंजी है, और साधारण आम आदमी अपने हिसाब से पूजा करते हैं। अपने हिसाब से पूजा। हनुमान मंदिर में जाएंगे, टीका लगाएंगे, घंटा बजाएंगे, हनुमान जी का जय बोल के निकल आएंगे। ठीक बात। ये हनुमान जी का नाम तो वेद में नहीं है ना, कोई वेद में है क्या? वैदिक करे। मैं इन पंडितों से मैं पूछना चाहता हूँ कि महाशय, आप में से कितने आदमी सारे के सारे ऋग्वेद पढ़े हैं? बताएंगे, हाथ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो सब क्यों हम इस पर ऐसा एक ठप्पा क्यों लगाता हूँ, बहुत भारी बोझ क्यों लगाता हूँ? उसको सरल धर्म है, सबको मान के चलते हम। हमारे धर्म में किसी से विरोध है नहीं, और इनके धर्म में बाकी सब धर्म से विरोध है ना। बौद्ध धर्म से एक बार हमारे कुछ रिश्ता खराब हो गया था, बुद्ध अवतार बना लिया बुद्ध को। हाँ ठीक है, हम सबको मानते हैं, सब जात को मानते हैं। इट इज ऑल एम्ब्रेसिंग। और ये है, इनका है कि इसको मारो, इसको कोरो, इसको गोली मारो, इसको ये करो। क्या था ना स्लोगन एक मंत्री? हाँ, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ ठीक है, देश के गद्दारों को तो इनका ये जो संकीर्ण, जो नैरो व्यू है, वो हिंदू नहीं, वो एक राइट विंग फासिस्ट इमेजिनेशन है। मैं कह रहा हूं, एक राइट विंग फासिस्ट इमेजिनेशन है। हिंदू धर्म वैसा नहीं है। हिंदू धर्म बहुत प्यारा धर्म है, सबको ले लेते, सबको कहीं भी जाओ, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं पत्थर को पूजा करते, कहीं पेड़ को पूजा करते। देखो पेड़ के नीचे कुछ लगा दो, सिंदूर चढ़ा के, सब कुछ को भगवान मानते, पहाड़ को भगवान मानते, प्रयाग को भगवान मानते, सब जगह सबको मानते, हाँ सबको मानते, सबको प्यार करते, सबसे का रिश्ता है। और ये है कि नहीं, हनुमान जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे जो हनुमान है वो हंसते थे, वो दिल तोड़ के दिखाते थे राम सीता। और ये हनुमान को देखने से मुझे लगता है अमेरिकन कार्टून से लाया है। ऐसा है, वो लगा के जो पोस्टर लगाते ना गाड़ी के पीछे, डरावना, मस्कुलर। अरे ये आप क्या करें? राम एक पुरुषोत्तम आइडियल है, राम एक 5 पैक 6 पैक नहीं है।
कब 5 पैक 6 पैक बना लिया आपने? जिम गए नहीं है वो। जिम गए नहीं। तो ये सब इनके जो है डिस्टॉर्शन है ओके इनके सुविधा के लिए। सर, एथनिक आइडेंटिटी या रीजनल आइडेंटिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के खिलाफ हो जाती है तो उस टाइम पे आप किस तरीके से देखते हो? एथनिक आइडेंटिटी से कभी हमारे जो मेन स्ट्रीम है मिलावा नहीं होता। और उत्तर पूर्व में इनके जो आइडेंटिटी है, जो या इंडो चाइनीज कम्युनिटी जिसको कहते हैं, हमारे जो नजरिया, हमारे जो सोचने के चीजें हैं उनसे अलग है, फर्क है। तो हमें टेंशन भी हुआ कभी कभी। अच्छा। लेकिन सब मिल गया। आपको ये याद रखना है कि हिंदुस्तान और हिंदू धर्म दोनों ही बहुत उदार है। ये तमिलनाडु ने एक बार कहा था कि हम निकल जाएंगे, पंजाब भी कहते हैं हम निकल जाएंगे, कश्मीर में तो एक सेक्शन है जो बार बार कहते हैं हम निकल जाएंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट पे कौन गया भाई? सबको हम अल्टीमेटली प्यार से ले लेते बैठा देते। तो सर, इंडियन डेमोक्रेसी में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को और ज्यादा एनरिचिंग कैसे किया जाए? देखिए, बिल जो है ना, जब आप कानून पास करने चाहते हैं उसको हम बिल कहते हैं। मनमोहन सिंह जी 50 से लेकर 60% बिल कमेटी में भेजते थे, सिलेक्ट कमेटी कहते हैं। सिलेक्ट कमेटी में भेजने से क्या होता है, उसमें ऑपोजिशन लोग हैं, ठंडे दिमाग से हर बिंदु हम पढ़ते थे, फिर उस पर कुछ चर्चा करके कुछ संशोधन देते थे, फिर वो जब हाउस में आते हम लोग पास करते थे। ये है, इसको हम कहते हैं लोकतंत्र, ब्रॉड बेस्ड ये। और ये तो बिल लाते और जैसा एटीएम मशीन है ना, 10 मिनट में पास करते, नहीं तो एटीएम मशीन को लात मारते। इनका तरीका नजरिया अलग है ना। तो आप ये कह रहे हो एटीएम मशीन में पैसे देर में निकलते हैं, बिल जल्दी पास होते हैं पार्लियामेंट में। जल्दी पास हुए। ये सुधरने वाले है नहीं, ये सुधरने वाले है नहीं। जो पर जनता साथ है सर। जनता साथ है। नहीं, जनता साथ नहीं है। आप कुछ दिन पहले जो एक रिपोर्ट निकाला था ना, उसमें बताया था कितने लोग राम मंदिर पर इंटरेस्ट है, क्या दिखाया 7%। आपका क्या क्या मेजर कंसर्न्स है? तो सबसे पहले था बेरोजगारी। हाँ, उसका बाद थे मुझे जहां तक याद है, बेरोजगारी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा करके नीचे 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 आके आप देखेंगे धर्म बहुत ही नीचे था। इन्होंने धर्म पर जीतते नहीं, इन्होंने मशीनरी पर जीतते। आप धर्म दिखाते ठीक ही, लेकिन अगर धर्म पर जीतते तो अयोध्या सीट कैसे हार गए, जोशीमठ सीट कैसे हार गए, बनारस में ऐसा तो बाल बाल करके बच के आ गए, कैसे होते अगर धर्म ही सब कुछ होते। धर्म को इन्होंने इस्तेमाल किया, फिर भी इस्तेमाल करेंगे। और भी 2-4 बाकी है, मथुरा बाकी है, बनारस बाकी है, सब जगह वो लोग करेंगे। लेकिन हर आदमी इस नाटक में नहीं है। हर आदमी इस नाटक सर, आप आईएएस रहे हो और आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी लिखते हो अपने आप को। मैं कभी नहीं लिखा भाई, नहीं, मैंने कभी नहीं लिखा। आपकी वेबसाइट में मैंने देखा कि जवाहर सरकार इज ए पब्लिक इंटेलेक्चुअल। फिर मैंने सोचा कि आईएएस को वैसे ही एक ठेका मिल जाता है क्या पब्लिक इंटेलेक्चुअल होने का? नहीं, आईएएस को कभी ठेका नहीं मिलते। आईएएस को पब्लिक सर्वेंट होने का ठेका मिलता है। हाँ, इंटेलेक्चुअल किसी ने डाल दिया। तो सर, इसमें इंटरेस्टिंगली मैं जो चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि बंगाल कल्चर जो है, जिसमें सुपीरियोरिटी है, एक भद्र लोग और भद्र पुरुष, जिस फैमिली से आप भी शायद आते हैं, तो प्रोफेसर एस.एस. जोधका हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं जेएनयू में, उन्होंने एक बार कहा था कि बंगाल हाइड्स कास्ट बट परहैप्स यूज इट मोर देन नॉर्थ इंडिया। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? इसमें थोड़ा बहुत सच भी है, क्योंकि बंगाल में जो अपर कास्ट, जिसको भद्र लोग कहते हैं, जो शिक्षा प्राप्त किया, कास्ट के बजाय कास्ट और क्लास एक हो गए। हाँ। और जो वंचित है वो वंचित रह गए। लेकिन हम लोग जात पात के बात नहीं करते। आज तक मेरा 74 साल है, आज तक किसी ने मुझे पूछा नहीं, क्योंकि मेरे नाम जो सरकार है, ये मेरा कास्ट नाम नहीं है, ये एक मुगल खिताब है। हाँ। मुगलों ने किसी ने मेरे बाप दादे को दिए थे, जैसा राय, चौधरी, सरकार, तालुकदार ऐसे होते। तो किसी ने पूछे नहीं कि इस नाम के पीछे छिपा हुआ है कौन सी जात, आपका जात क्या है। बंगाल में जात पात के बात नहीं करते। लेकिन आपने ये सभी सवाल ठीक है उठाया।
थोड़ा बहुत नजर लगाते तो पिछड़े हुए जातों को और भी करना चाहिए। ओके सर, कोई एक रिफॉर्म आप कॉन्स्टिट्यूशन में या हम्म। इंस्टीट्यूशन में आप करना चाहो तो वो क्या करोगे? कोई एक रिफॉर्म एक रिफॉर्म अगर कहे ना, या 2-5 जो भी आप जितना नहीं, भी। मैं आपको बहुत बार बार मैंने कहा हाँ। कि सरकारी नौकरी या पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन है और जो हैरेसमेंट है बंद करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। हर ऑफिस में सब कोई जानते कौन पैसा खाता और कौन पैसा नहीं खाता। हर ऑफिस में जानते कौन है जो औरत के तरफ बुरी नजर से देखते। बाहर से तो हम लोग अंदाज नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत बार कहा हूं कि हर ऑफिस में 2 बैलेट बॉक्स लगाइए हर साल, उस पे पर्ची डालिए। तो बोला इसमें फायदा क्या? मैंने फायदा क्या बताऊं? फायदा ये है कि जो नाम उठता है उस पर आप काम नहीं कर पाओगे, वो तो सिर्फ इम्प्रेशन की बात है ना। लेकिन अगर एक आदमी 7 ऑफिस में 5-12 साल से काम कर रहा है और उसके पीछे हर ऑफिस में मे बी सेक्सुअल ऑफेंडर आ गया, तो सच तो ये है कि लोग सब गलत नहीं सोचते। तो उसके बाद अगर कोई आरोप उठाए उस पर, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम उसे पकड़ पाए। और जिसके बारे कभी नहीं उठा ये बात, तो उसको हैरेस नहीं करेंगे। सिमिलरली करप्शन के बारे में भी करप्ट अगर किसी का नाम पर 20 बार आ गया और पकड़ा गया, तो आप मान ही ले सकते हैं कि वो सही पकड़ा गया। इनोसेंट लोग पकड़ा नहीं जाएंगे। सरकारी ऑफिस में काम कम करते, रिस्क नहीं लेते कि ताकि मेरे पीछे कोई कंप्लेन कर दे, मेरे पीछे कोई मेरे खिलाफ कुछ बताए। अगर ये 2 टेस्ट मैंने जो कहा, एक करप्शन, एक सेक्सुअल कॉन्डक्ट, 2 बैलेट ले 5 साल में आपको एस्टेब्लिश हो जाए जितने सारे सरकारी नौकर है ऊपर से लेकर नीचे तक, उनका क्या इंप्रेशन रिकॉर्ड है। ये इंप्रेशन रिकॉर्ड के वजह से सही जस्टिस मिलेगी। समझ गया ना? दिस इज द मेजर रिफॉर्म आई हैव सजेस्टेड। मैंने ये पीएम को भी सजेस्ट किया। फिर कौन से वाले को? अभी वाले को या पिछले वाले? अभी वाले। क्या बोला? पिछले वाले को मैं बताया था, तुम सुन लिया। वो बोला दिया था मैंने तब डिपार्टमेंट में। नहीं, ये मैं जिंदगी भर काम करके मैंने देखा कि इतने सारे पैसा हम खर्च करते, डिपार्टमेंटल चार्जशीट, कोर्ट केस वगैरह वगैरह, ये बंद करके हमें उसी पर नजर लगाना चाहिए जिसका आदत है। इसमें से आदत पता चलेगा। एक आदमी जो 41 साल सरकारी नौकरी की, उनके मुंह से सुन लीजिए कि आदत वाली टेस्ट रिकॉर्ड अगर आप कल से शुरू करें, इस साल से शुरू करें, समझ गए ना? आदत रिकॉर्ड। तो लोग कहते कि नहीं, लॉ कहते कि आदत रिकॉर्ड को तो एविडेंस के हिसाब से मान नहीं पाएंगे। अरे छोड़ो ना, आप मान नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड तो है ना। 5 ऑफिस में एक आदमी ने काम किया 2-2 साल करके 10 साल। सब ऑफिस में लेडीज हैव रिपोर्टेड कि इनका नजर ठीक नहीं है। ठीक है। उसके बाद 11वां साल में किसी ने कहा कि मेरे पर हाथ लगाया। तो आप जब पकड़ोगे ना, सही आदमी पकड़ोगे। और कोई लेडी अगर किसी पर मान लीजिए कि इंतकाम लेने के लिए एक आरोप लगाया और उसको रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो बेचारा को उसी वक्त आप ड्रॉप कर सकते हैं चार्ज। ये फालतू है। ओके सर, दिस इज द रियल टेस्ट। बहुत सही, मैंने बहुत सहज सिंपल मैंने बताया, लेकिन ये टेस्ट बहुत काम के आएगा। आपके टीचर थे फादर पीवाई जिल्सन, और बेल्जियन थे शायद वो, और उनका बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहा। आप बैक बेंचर थे, उन्होंने आपको आगे बिठा के फिर आपको एक्स्ट्रा क्लास दी। 9th में फेल हो गए, 9th में फेल होने के बाद भी आईएएस तक पहुंचाया। तो मैंने 8 में भी मुश्किल से पास किया। अच्छा। 8 में भी मुश्किल से पास किया, 9th में फेल हुआ। देखिए, फेल और पास, जो छात्र, जो स्टूडेंट पर बात होती ना, कोई बड़ा आदमी आ रहा है। हाँ, बड़ा आदमी या कभी लाश जा रही है, आवाज तो एक ही है। तो या कोई पेशेंट जा रहा। नो, बात यह है कि स्टूडेंट को एक उम्र है जहां मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो सिर्फ प्रेशर और चाबुक दिखाने से नहीं होते।
तो मेरे वो एक नाजुक से फेज था जहां मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, टीचर पसंद नहीं, स्कूल पसंद नहीं, मुझे और कुछ चीज पसंद थे, खेल कूद करो, ये करो, जिसको वजह से मेरा रिजल्ट बहुत खराब होना शुरू किया। लेकिन इन्होंने देखा कि इनको अगर ठीक थोड़ा नजदीक खींचा जाए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिया जाए, थोड़ा बहुत प्यार दिया जाए, ये बदल जाएंगे। तो एक ही साल में जो 9 में फेल किया, 10 में मैंने फर्स्ट हुआ, 11 में फर्स्ट हुआ, उसके बाद छोड़िए। तो आपकी पीएचडी इनकम्प्लीट है सर, वो थीसिस लिखने नहीं दी क्या आपको? मुझे 3 साल स्टडी लीव एंटाइटलमेंट है आईएएस में। 2 साल या 3 साल मैंने 4 बार कोशिश की कि मुझे 2 साल दे दो, मैं खत्म कर दूं, 2 साल से। अच्छा। तो वो मामला ज्योति बासु तक गए थे। तो ज्योति बासु ने मुंह उठा के बोला कि आप लोग तो पढ़ाई करके आईएएस में आते। तो मैंने कहा ये पढ़ाई नहीं, ये बात की पढ़ाई है। हाँ, समझ गया, रिटायरमेंट के बाद कर दीजिए। मुझे बाकी सबको छुट्टी मिली, मुझे ध्यान नहीं, मैं पता नहीं मुझ पर क्या शक्ल में कुछ है कि नहीं, मुझे छुट्टी नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, उसको वजह से मैंने उसको मटेरियल लेके मैंने जो किताब छपी रिकंस्ट्रक्शन, वो तो 3 बार 4 बार आउट ऑफ प्रिंट हो गए, उसको रिवाइज कर रहा हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ। आप ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक इंटेलेक्चुअल क्या एक 2 शब्द उठाए थे। फर्क ये है कि जिसको पब्लिक इंटेलेक्चुअल के हिसाब से लोग मानते, खुद नहीं मानते, वो है कि उनके 2 क्वालिटी होना चाहिए। एक है कि पढ़ाई बहुत दूर तक गैर, और दूसरे है कि बोलने का अरे बिल्कुल भय नहीं। पब्लिक इंटेलेक्चुअल तो उसी को कहते हैं जो बिना भय, बिना डर मुंह पर बोल देते। फिर तो आपको इस देश में ढूंढे नहीं मिलेंगे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स आज के टाइम में। है। इतने खराब देश नहीं है, 140 करोड़ में सब ये है। वो हमारे जमाने में राजीव गांधी चालू किया था, मेरा देश महान, तो बस के पीछे लिखे कि बाकी सब बेईमान। तो वैसा इतने खराब नहीं हाल है। बहुत लोग हैं जो डरते नहीं। ओके सर, he also want to ask 1 or 2 questions. लाइक बंगाल के बारे में ये कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो आज के बंगाल में भी ये सिचुएशन है या नहीं है? देखिए, बंगाल में जब जैसे ही ब्रिटिश चले गए ना, तो और बंगाल के 2 हिस्से, 2 तिहाई उस तरफ चले गए, 2/3 बांग्लादेश बन गए, तो 1/3 रह गए, वो भी मुर्गा जैसा एक चला। उतनी छोटी जगह में मान लीजिए हमारे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, इतने एक छोटे स्टेट, हाँ, बाकी 16-18 स्टेट से ज्यादा पॉपुलेशन, आबादी ज्यादा है। तो एक तो आबादी का प्रॉब्लम है, जगह की प्रॉब्लम है, और इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री बाहर चले गए। लेफ्ट फ्रंट के जमाने में जब बहुत सारे ओवर एजिटेशन किया, बहुत नुकसान तक पहुंच गया, इंडस्ट्री बाहर चले गए। लेकिन बंगाल में सोचना या पढ़ाई करना या संस्कृति के पीछे लगे रहना, ये गए नहीं। माने ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक है, हर घर में अभी भी गाना करते, समझ गए ना। बंगाल में, तमिलनाडु में कुछ जगह है जहां हर घर में हर लड़का या हर लड़की इतने सारी कविता जानते, इतने सारी गाना सीखते। ये सब बेकार है ना। आप पैसा के हिसाब से देखो, ये सब बेकार है। लेकिन ये बेकार हो या काम का हो, इस परस्यूट इन्होंने रखते, तो नजरिया थोड़ा अलग से होते। पैसा के पीछे भागते नहीं, सीधी बात में, पैसा के पीछे भागते नहीं, अभी भी नहीं। अभी पोजीशन ये है कि नंबर 1 तो थे एक जमाना में, अभी जिस इंडेक्स आप लो, जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू स्टेट, नेशनल जीडीपी, एजुकेशन, जो इंडेक्स आप हेल्थ देखो, वो 4-5-6 हमारे 32 यूनिट में या 26 स्टेट में 4-5-6 में है। 4-5-6 ये अभी इनके जो अपने प्यारे नीति आयोग
अब नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्टडी किया, उसमें दिखाया कि बंगाल में इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा है, गुजरात से बहुत आगे है इन लिफ्टिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। वहाँ का जो फर्क है ना बिटवीन अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ इतने ज्यादा नहीं। और जिसको हम गरीब कहते वो मुंह छुपा के सर नीचे झुक के बात नहीं करते, इनके कल्चर ही अलग है, आंखों पर आंख डायरेक्ट लगा के बात करते। ये एक कल्चर की बात होती, कल्चर की बात। सिंस आप लाइक टीएमसी के पार्ट रहे हैं, जनरली मतलब क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सनैलिटी बेस्ड रीजनल पार्टीज होती हैं, जैसे मतलब आप लालू यादव की पार्टीज देख लीजिए या ममता बनर्जी की देख लीजिए, तो जब ये स्टार्ट होती हैं तब एक मास मूवमेंट के तरीके से स्टार्ट होती हैं, जैसे ममता बनर्जी सिंगूर नंदीग्राम से स्टार्ट हुई, बट बाद में इनके ऊपर भी वही एलिगेशंस लगने लग जाते हैं करप्शन। एलिगेशन क्या, ये तो सच है। ये क्यों होता है? मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में कोई पार्टी, मैं रिपीट करूं, कोई पार्टी नहीं है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, एक भी पार्टी नहीं है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है, मालिक होते, मालिक के बेटे होते, उसका एंटाइटलमेंट होते, ठीक है, उसमें कोई किसी को खिलाफ जाए तो उसको हटाया जाता, डिसीजन एक छोटी सी ग्रुप लेते, ठीक है, और अपने हक चलाते। हर पार्टी वो है। अब क्या नवीन पटनायक ने किसको लाया है, इन्होंने नवीन ववीन का किसी को लाया, उसको नाम तक नहीं सुना, नितिन नवीन, अरे भाई जो भी हो, नवीन नितिन नवीन जो भी हो, नाम नहीं सुना। वो क्या है, रबर स्टैम्प, रबर स्टैम्प, कहीं से एक रबर स्टैम्प ढूंढ लिया, ढूंढ के बैठा दिया। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी आप सोच रहे हैं कि किसी को काम करने देंगे? हर स्टेट में उन्होंने खुद चुनते कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे। आप 4 स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए। आप भी नहीं जानता हूं, मैं भी नहीं जानता हूं। वो तो नीचे से उठेंगे ना, जिसका नाम सुने हम, हाँ वो तरीका ही नहीं। जो होते हाँ लीडर जो होते, ग्रामास लीडर कोई नहीं, ऊपर से बैठा देते। जैसा येदियुरप्पा को हटा दिया, येदियुरप्पा भला हो बुरा हो जो भी हो, येदियुरप्पा के बारे हमने सुना, कोई जगह नहीं है। तो बीजेपी से शुरू किया, कांग्रेस के बारे कहिए, ग्रैंड ओल्ड फैमिली, 23 डिसिडेंट ने चिट्ठी दी थी, अब 23 का हिसाब कीजिए कहाँ है। 18 को तो निकाल दिया या खुद निकल गए, 7 को तो बैठा दिया, 6 को तो बैठा दिया, और एक पता नहीं कौन से पार्टी में है। एक बार मोदी के साथ बोलते, एक बार इधर बोलते, एक बार उधर बोलते, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समझ गया ना। एक है वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, वो तो किस वो पार्टी भी भद्रलोक है, हाँ वो भद्रलोक है, वो किस पार्टी में है आज तक पता नहीं, आज तक हमें पता नहीं। यही तो 23 का हाल है। मैं कांग्रेस के बारे कह रहा हूँ, टीएमसी वो तो 1 woman 1 man एंड 4-5 सराउंडिंग। अब नेफ्यू आ तो रहे हैं ममता दी के, क्या ममता दी के नेफ्यू आ तो रहे हैं। हाँ आते रहे कि आ गए, अभी पर्दा हटाया नहीं, बस ठीक है आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट में तो बोला ममता दीदी ने आके बहुत अच्छे से अपनी बात रखी एसआईआर पर। वो अलग सी बात है, हाँ। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, फर्म हो या कॉर्पोरेट हो, उसी के हिसाब से इस पर कोई असर नहीं होता। हाँ। उन्होंने जब बात की, देखिए उन्होंने इनिशिएटिव सीज कर लिया, बाकी सब वकीलों को लगा के केस करा रहे, और इन्होंने खुद जाके मैदान में उतर गए। लेकिन उतरने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगला दिन, पिछले दिन, यस्टरडे, कोर्ट ने क्या कहा कि आप अभी तुरंत लोग दीजिए ताकि एसआईआर हो सके। अरे पूरे केस तो है कि एसआईआर गैर कानूनी, और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इसी एसआईआर को मजबूत करने के लिए 5 बजे तक 800 आदमी दे दीजिए। तो इसके बाद क्या केस की सुनानी होगी? अब तो एसआईआर एक्सरसाइज भी खत्म होने वाला है, उस पर कोई विचार नहीं हुआ। मैंने 2 इलेक्शन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 50 और 51 को थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया। इंटेंसिव रिवीजन है, कहाँ लिखा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? पहली बात, कहाँ लिखा है कि
सीईसी अपने हिसाब से कहीं 4 डॉक्यूमेंट मानेंगे, कहीं 14 डॉक्यूमेंट मानेंगे, कहीं 6 डॉक्यूमेंट मानेंगे। कहाँ लिखा है कि इंटेंसिव रिवीजन के साथ आप सिटीजनशिप लाओगे? 850 हमारे केंद्रीय कानून है। अगर हर कानून में सिटीजन के बात उठाए कि आपको मोटर व्हीकल नहीं देंगे, पहले सिटीजन की ना बताइए। हाँ, आपको बाप दादा का कागज लेकर आइए, तो हैरान हो जाएंगे। आपको रेलवे टिकट नहीं देंगे, तो ये गलत है। ये पॉलिटिकल मूव ये लगता है। पॉलिटिकल मूवमेंट लगता है। तो जो नाइंसाफी की, जो जुल्म क्या ये सीईसी, उसके बारे कोर्ट में गए, तो अब काले कोट पहनिए या सफेद कोट पहन के जाइए, हार तो गए ना। क्योंकि अगला दिन सिर्फ वही कोर्ट ने बताया कि आपको शाम तक देना है एसआईआर को। तो क्या कहना चाहते कि एसआईआर बहुत ही, इनके कोर्ट के नजर में एसआईआर बहुत ही सही है। इलेक्शन कमीशन के रोल को कैसे देखते हो आप? इलेक्शन कमीशन और ने वो मर्जर हो जाएगा बीजेपी के साथ, अभी सोच रहे हैं लोग मर्ज कर लेंगे। हाँ, मर्जर टॉक्स हो रहे हैं अभी। कभी मुलाकात नहीं आपकी इलेक्शन कमीशन के? मैं इलेक्शन कमीशन में बहुत बार गया। मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर था। मैंने 42 सीट 98 99 में 2 इलेक्शन मैंने कंडक्ट की, जिसमें ममता बनर्जी ने पहली बार अपने दल लेके आए। मैं इलेक्शन थोड़ा बहुत जानता हूं, उससे पहले भी इलेक्शन किया, उसके बाद लेकिन इतना क्या कहूं, शॉर्ट साइटेड, बायस्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मुझे शर्म आते कि सोचने में कि हमारी सर्विस का है, हमारे सर्विस का है। ये अगर खाकी हाफ पैंट पहन के ऑफिस में आते तो ठीक है, मान लेते हम लोग। तो सर हमारी डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन कैसे होगा फिर? कुछ होगा। देखो, एक चीज को आप जहां तक ठेल पाओगे, जहां तक धक्का लेके ले पाओगे, लोगे, उसके बाद एक रिबाउंड एक्शन हो जाता है। इतिहास ने हमें कहते हैं कि रिबाउंड हो जाते हैं, उसको लेने दो। जहां तक घटियापन करना, जितने एक्सट्रीम तक लेना चाहते हैं लेने दो। दुनिया भर ये हो रहा, चारों तरफ जिसको कहते हैं राइट विंग फासिस्ट, सब जगह पे। कल जापान में भी जीत लिया। एक हवा है, एक माहौल है, इसको जर्मन में कहते हैं ज़ाइटगाइस्ट, मतलब स्पिरिट ऑफ द टाइम्स, कि सब कुछ राइट की तरफ जाएंगे, सब कुछ टाइट लीडरशिप की तरफ जाएंगे। लेकिन इन लीडरशिप में क्या है, कमी क्या है, ये अपने के बारे, अपने देश के बारे, अपने इसके बारे के बाहर सोच नहीं पाते। तो सारी दुनिया में ऐसे 14 आदमी खड़े हो जाए जो अपने देश और बाकी सब मरो, एक सिचुएशन में लाए, तो क्या हो, धमाका होना ही है, आज नहीं तो कल विस्फोट। हाँ, विस्फोट होना ही है। सर आखिरी क्वेश्चन, किसी ने रिसेंटली कहा कि 2 आदमी हैं जो प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा तंग किए हुए हैं और टुकड़ों टुकड़ों में बेइज्जती कर रहे हैं। एक तो राहुल गांधी और दूसरा डोनाल्ड भाई ट्रम्प। डोनाल्ड भाई ट्रम्प, ठीक बोला, तो ठीक बोला एकदम। क्या ओपिनियन आपका डोनाल्ड भाई ट्रम्प और मोदी जी की केमिस्ट्री? नहीं, है तो सिक्के के 2 पहलू, बट है तो एक ही जात के, इसीलिए उनके वो जो धक्का देते ना, तो चोट आती। अच्छा, डैमेज ज्यादा हो रहा है। डैमेज ज्यादा हो रहा। हम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोग जो डेमोक्रेसी उसमें विश्वास करते हैं, हम लोग जब घुसा मारे तो हमारे उसमें भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, सॉफ्ट है वो। हाँ, क्योंकि आदत है, परिवार की जो शिक्षा है, हमारी संस्कृति है, हम लोग एक लिमिट के बाहर हम जा नहीं पाएंगे। समझ गए ना? और ये दोनों विपरीत साइड से आए हैं। हाँ, ये अपने जैसा बोलता कि बने क्या था वो, 2 बबलू और क्या, बंटी बबलू, बंटी और बबली, बंटी और बबली, ऐसा कुछ। तो ये तो टुकड़ों टुकड़ों में बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प तो अपने देश की भी कर रहे हैं सर। करने दो। इनके अभी अपने दिमाग पर कंट्रोल है कि नहीं, इसके बारे में हमें शौक है। ओके, बहुत शौक है सर। आखिर में बस आपको भी जाना है और थैंक यू। देखिए, थैंक यू।